गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू TSN स्कूल। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श का पाठ्यक्रम। आज हम पाठ 2 पढ़ेंगे। पाठ 2 में लेखिका बचेंद्री पाल की आत्मकथा एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा का वर्णन किया गया है। बचेंद्री पाल अपनी एवरेस्ट पर की गई चढ़ाई व एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला बनने का जो उनका सफ़र था उसका वर्णन इन्होंने अपनी आत्मकथा के माध्यम से हमारे साथ साझा किया है। बचेंद्री पाल को एवरेस्ट पर चढ़ाई चढ़ने के दौरान कौन कौन सी समस्याएं हुई, किस प्रकार से उन समस्याओं का उन्होंने समाधान किया और उनके साथियों को किस किस तरह की परेशानी हुई, इन सभी यादों को वो इस पाठ के माध्यम से हमें बता रही हैं। आइए हम पाठ की शुरुआत करते हैं। एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। एवरेस्ट अभियान दल 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए हवाई जहाज से चल दिया। अभियान जो चढ़ाई चढ़ने वाला जो दल होता है वो क्या कह रही है कि 7 मार्च को दिल्ली से कहाँ चल दिया, काठमांडू के लिए चल दिया, वो भी हवाई जहाज में। एक मजबूत अग्रिम दल बहुत पहले ही चला गया था। अग्रिम मतलब आगे जो जाने वाला दल होता है, बड़ा ही मजबूत दल था जो हमारे से पहले ही वहाँ पर चला गया, जिससे कि वह हमारे बेस कैंप पहुँचने से पहले दुर्गम हिमपात के रास्ते को साफ कर सके, जिससे कि जो बर्फ़ जो पिघली हुई बर्फ़ है, जो हिमपात हो रहा है, मतलब बर्फ़ के कारण जो रास्ते में रुकावट आ रही है, उन कठिन रास्तों की वो सही कर सके, उनको साफ कर सके। नमचे बाजार शेरपा लैंड का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्र है। जो हम काठमांडू जहाँ जा रहे थे वहाँ का एक बड़ा ही सुंदर मनोरम दृश्य, उसका नाम उस जो नगर है उसका नाम है शेरपा लैंड। अधिकांश शेरपा इसी स्थान पर तथा यहीं के आसपास के गांवों के होते थे। यह नमचे बाजार ही था जहाँ से मैंने सर्वप्रथम एवरेस्ट को निहारना मतलब एवरेस्ट को बड़े पास से मैंने देखा। जो ये कौन सा बाजार था, नमचे बाजार, जो नेपालियों में सागर माथा के नाम से प्रसिद्ध है। जो नेपाली जो लोग थे वो इसको किस नाम से जानते थे, एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से, और ये नाम बचेंद्री जो लेखिका हैं उन्हें भी बहुत प्रिय था। एवरेस्ट की तरफ गौर से देखते हुए मैंने एक भारी बर्फ का बड़ा प्लूम या फूल देखा जो पर्वत शिखर पर लहराता एक ध्वज सा लग रहा था। मैंने जैसे ही एवरेस्ट की ओर देखा तो मुझे एक भारी बर्फ का टुकड़ा ऐसा लग रहा था जैसे कोई एवरेस्ट के ऊपर फूल लहरा रहा हो और वो किसी ध्वज से कम प्रतीत नहीं हो रहा था। मुझे बताया गया कि यह दृश्य शिखर की ऊपरी सतह से के आसपास 150 किलोमीटर तथा इससे भी अधिक की गति से हवा चलने के कारण बनता है। ये जो बर्फ़ का जो फूल बन रहा है, बर्फ़ के टुकड़ों से जो एवरेस्ट के ऊपर जो फूल बन रहा है, जो झंडे की जैसे हमें दिखाई दे रहा है, ये कैसे बनता है, तेज़ हवा चलने के कारण बन जाता है। क्योंकि तेज़ हवा से सूखा बर्फ़ पर्वतों पर उड़ता रहता है। जब तेज़ हवा चलती है, कितनी किलोमीटर की रफ्तार से चलती है, 150 किलोमीटर की रफ्तार से चलती है, तो वो जो सूखा बर्फ़ है वो हमें फूल जैसा प्रतीत होता है। बर्फ़ का यह ध्वज 10 किलोमीटर या इससे लंबा भी हो सकता है। ये जो बर्फ़, सूखे बर्फ़ का जो फूल बनता है, इसकी लंबाई कितनी हो सकती है, 10 किलोमीटर से भी अधिक हो सकती है। शिखर पर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को दक्षिण पूर्वी पहाड़ी पर इन तूफ़ानों को झेलना पड़ता था। ये जो तेज़ हवाएं चलना और बर्फ़ का गिरना, हिमपात होना, ये सारी चीज़ों को क्या करना पड़ेगा, उनको ये सब झेलना पड़ेगा दक्षिणी पूर्वी पहाड़ियों पर। ये सारे तूफ़ान उधर उस साइड में आते हैं, विशेषकर ख़राब मौसम में। जब मौसम बड़ा ख़राब हो तो बहुत ही कठिन रास्ता हो जाता है। यह मुझे डराने के लिए काफ़ी था, फिर भी मैं एवरेस्ट के प्रति विचित्र रूप से आकर्षित थी। मुझे ये सब डराने के लिए कि इतनी तेज़ हवाएं चलती है, बर्फ़ का गिरना, ये सारी चीज़ें हमें मतलब बहुत सारी परेशानियों का हमें सामना करना पड़ता है। फिर भी एवरेस्ट के
प्रति जो मेरा विशेष रुझान था, विशेष रूप से जो मैं उसकी तरफ आकर्षित थी, वो मेरे लिए अलग ही था और इसकी कठिनतम चुनौतियों का सामना करना चाहती थी। और मैं क्या चाहती थी? एवरेस्ट की सारी कठिन से कठिन चुनौतियों का मैं सामना करूं। जब हम 26 मार्च को पेरिस पहुँचे, हमें हिमस्खलन के कारण हुई एक शेरपा कुली की मृत्यु का दुखद समाचार मिला। जैसे ही हम 26 मार्च को कहाँ पहुँचे? पेरिस पहुँचे, तब हमें बर्फ़ के खिसकने से, जो बर्फ़ पिघल कर खिसकती है, उसके कारण से एक शेरपा कुली की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी, उसका समाचार मिला। खुम्बू हिमपात पर जाने वाले अभियान दल के रास्ते के बाईं तरफ सीधी पहाड़ी के धसकने से लहौसे की ओर से एक बहुत बड़ी बर्फ़ की चट्टान नीचे खिसक आई थी। 16 शेरपा कुलियों के दल में से एक की मृत्यु हो गई और 4 घायल हो गए। अब जो बचेंद्री हैं वो बता रही हैं हमें कि किस प्रकार से उस एक कुली की मृत्यु हुई बर्फ़ के खिसकने से, और कहाँ पर हुई? लहौसे की ओर। उसमें कुल कितने कुली थे? 16 कुली, शेरपा कुलियों में से एक की मृत्यु हो गई, जबकि 4 लोग घायल हो गए। इस समाचार के कारण अभियान दल के सदस्यों के चेहरों पर छाए अवसाद को देखकर हमारे नेता कर्नल खुल्लर ने स्पष्ट किया कि एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों को और कभी कभी तो मृत्यु भी आदमी को सहज रूप से स्वीकार करनी चाहिए। अब जो ये समाचार हम लोगों ने सुना, तो हमारे अभियान दल के, हमारे जो ग्रुप के जो लोग थे, उन सब के चेहरों पर क्या हो गया? अवसाद, मतलब दुख छा गया, मतलब सब दुखी होने लगे। इस पर हमारे जो लीडर थे नेता खुल्लर, कर्नल खुल्लर, उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर आप एवरेस्ट की चढ़ाई कर रहे हो तो इस तरह की चढ़ाई में ऐसे खतरों को और कभी कभी तो मृत्यु को भी आसानी से स्वीकार करना पड़ता है। सहज भाव से, यानी आसानी से स्वीकार करना पड़ता है इन कठिन रास्तों पर। उपनेता प्रेमचंद जो अग्रिम दल का नेतृत्व कर रहे थे, आपने पहले पार्ट में पढ़ा था कि एक दल पहले ही भेज दिया गया था, उसके नेता कौन थे? प्रेमचंद। 26 मार्च को पेरिस लौट आए। उन्होंने हमारी पहली बड़ी बाधा खुम्बू हिमपात की स्थिति से हमें अवगत कराया। हमारी जो सबसे पहली बाधा जो थी, जो रुकावट थी, वो थी खुम्बू हिमपात, मतलब जो बर्फ़ का जो खिसकना था, गिरना था। उन्होंने कहा कि उनके दल ने एक कैंप 6000 मीटर जो हिमपात के ठीक ऊपर है, वहाँ तक का रास्ता साफ कर दिया है। उन्होंने क्या कहा कि ये जो आपकी जो एवरेस्ट की चढ़ाई है, उसमें हमने 6000 जो कैंप 1 है, वहाँ तक का रास्ता हमने साफ कर दिया है। उन्होंने यह भी बताया कि पुल बनाकर, रस्सियाँ बांधकर तथा झंडियों से रास्ता चिन्हित कर सभी बड़ी कठिनाइयों का जायजा ले लिया गया। हमने क्या किया? रास्तों पे कुछ झंडियाँ चिन्हित कर दी ताकि आपको रास्ता आसानी से मिल जाए। सभी बड़ी कठिनाइयों का जायजा ले लिया। उन्होंने इस पर भी ध्यान दिलाया कि ग्लेशियर बर्फ़ की नदी है और बर्फ़ का गिरना अभी जारी है। ग्लेशियर क्या होता है? जो बर्फ़ पिघल कर जो नदी का रूप नदी में परिवर्तित हो जाती है, उसे ग्लेशियर कहते हैं, जो बर्फ़ की नदी होती है। बर्फ़ का गिरना अभी जारी है। हिमपात में अनियमित और अनिश्चित बदलाव के कारण अभी तक के किए गए सभी काम व्यर्थ हो सकते हैं। अगर बर्फ़ का गिरना इस तरह ही जारी रहा तो जो हमारे रास्ते हमने साफ़ किए हैं, रास्ता आपके लिए जो साफ़ किया है, वो व्यर्थ हो सकता है और हमें रास्ता खोलने का काम दोबारा करना पड़ सकता है। अगर बर्फ़ का गिरना यूं ही जारी रहा तो हमें रास्ते का कार्य वापस करना पड़ सकता है। बेस कैंप में पहुंचने से पहले हमें एक और मृत्यु की खबर मिली। पहले तो हमें एक कुली की मृत्यु की खबर मिली थी, फिर हमें एक मृत्यु की खबर और मिली है। जलवायु अनुकूल न होने के कारण एक रसोई
सहायक की मृत्यु हो गई। जलवायु अनुकूल न होना मतलब ऑक्सीजन की वहाँ पर कमी हो गई, उसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। निश्चित रूप से हम आशाजनक स्थिति में नहीं चल रहे थे, मतलब अब हमें निश्चय हो गया कि यह जो स्थान है वो खतरों से खाली नहीं है। एवरेस्ट शिखर को मैंने पहले 2 बार देखा, लेकिन एक दूरी से। अब जो लेखिका है बचेंद्री पाल, वो बता रही है कि मैंने एवरेस्ट को 2 बार पहले देखा, लेकिन एक निश्चित दूरी पर ही देखा। बेस कैंप पहुंचने पर दूसरे दिन मैंने एवरेस्ट पर्वत और इसकी अन्य श्रेणियों को देखा। जैसे ही हम कैंप 1 में पहुँचे, बेस कैंप में पहुँचे, वहाँ से मैंने एवरेस्ट और उसकी अलग अलग पहाड़ियों को, श्रेणियों को देखा। मैं भौचक्की होकर खड़ी रह गई और एवरेस्ट, लौहत्से और नुत्से की ऊंचाइयों से घिरी बर्फीली टेढ़ी मेढ़ी नदी को निहारती रही। जैसे ही मैंने एवरेस्ट पर्वत और उसकी श्रेणियों को देखा तो मैं भौचक्की होकर खड़ी, मतलब मैं घबरा कर खड़ी हो गई और मैंने देखा कि ये जो पहाड़ियाँ हैं वो किस तरह से बर्फ़ की टेढ़े मेढ़े रास्तों से घिरी हुई हैं। हिमपात अपने आप में एक तरह से बर्फ़ के खंडों का अव्यवस्थित ढंग से गिरना ही था। हिमपात क्या है? अव्यवस्थित रूप से गिरना, मतलब जिसका कोई रोक टोक नहीं हो कि कितना बर्फ़ गिरना है, कितना नहीं गिरना है। कभी बड़ा पिंड भी आकर गिर जाता था, कभी बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े आकर, और पता नहीं था किस समय आकर वो गिर रहा हो। ये क्या कह रहे हैं कि हिमपात अपने आप में एक तरह से बर्फ़ के खंडों का अव्यवस्थित रूप से ढंग से गिरना ही था। हमें बताया गया कि ग्लेशियर के बहने से अक्सर बर्फ़ में हलचल हो जाती है, जिससे बड़ी बड़ी बर्फ़ की चट्टानें तत्काल गिर जाया करती है और अन्य कारणों से भी अचानक प्राय खतरनाक स्थिति धारण कर लेती है। सीधे धरातल पर दरार पड़ने का विचार और इस दरार का गहरे चौड़े और हिमविदर में बदल जाने का मात्र ख्याल ही बहुत डरावना था। अब ऐसा लग रहा है कि ये बर्फ़ अगर पिघल गई तो रास्ते कैसे हो जाएंगे? चौड़े चौड़े, और पानी नदी में परिवर्तित हो जाएंगे। ये सोचकर ही हमें बड़ा ही डर लग रहा था। इससे भी ज़्यादा भयानक इस बात की जानकारी थी कि हमारे संपूर्ण प्रवास के दौरान हिमपात लगभग 1 दर्जन आरोहियों और कुलियों को प्रतिदिन छूता रहेगा। अब जो लेखिका है वो क्या कह रही हैं कि ये बर्फ़ का गिरना तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी जो लोग इस रास्ते पर चलते रहेंगे उन दर्जनों लोगों को ये हिमपात छूता रहेगा।